हेलो एंड वेलकम टू मार्गदर्शन आईएएस। जय हिंद। फाइनली मेंस 2025 के जीएस पेपर्स सारे फिनिश हो चुके हैं, लेकिन अब हमें 2026 के लिए अगर प्रिपेयर करना है तो जीएस 2 को यानी कि पॉलिटी को, गवर्नेंस को, सोशल जस्टिस को, आईआर को हम कैसे प्रिपेयर करेंगे। इस बार के पेपर में ऐसा क्या था कि क्या हम अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करें, अपना अप्रोच, अपने सोर्सेज को चेंज करें, सारी बातें डिटेल में की जाएंगी। अगर मैं आपसे कहूं कि 20 क्वेश्चंस में से 16 क्वेश्चंस व पीवाईक्यू बेस्ड, तो क्या आप मानेंगे? आई एम श्योर आप नहीं मानेंगे, क्योंकि किसी ने आपको बताया नहीं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे एक एक क्वेश्चंस जो हैं वो ऑलरेडी एक प्रेडिक्टेबल पैटर्न पे थे। हाँ, कुछ क्वेश्चंस में ट्रैप था, वो भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन कुछ प्रेडिक्टेबल पैटर्न पे थे और वो डुएबल थे। जिसने भी पीवाईक्यू किए होंगे 12 साल 11 साल के, वो पेपर काफी अच्छा निकल कर आया होगा। लेट अस गेट स्टार्टेड। इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारे अप्रोच की, हमारे रिसोर्सेज की, एंड देन उसके बाद कैसे प्रिपेयर करें और पीवाईक्यू को इंटरलिंक करेंगे। ऑलराइट, सो लेट अस गेट स्टार्टेड। और बुक लिस्ट वगैरह हम शेयर करते हैं। इससे पहले दोस्तों, हम लोग इन 4 सेक्शन पे बात करेंगे। वी ऑल नो कि ये आपका सिलेबस है। जनरल स्टडीज पेपर 2, गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे स्मार्ट स्टडी कैसे करेंगे, सोर्सेज क्या होंगे, अप्रोच क्या होगी और पीवाईक्यू के वेटेज क्या होंगे। बिकॉज नेक्स्ट आपको देना है और हमें अभी से मेंस ओरिएंटेड प्रिपरेशन करनी है, ताकि हम दिसंबर जनवरी तक अच्छे से इसको प्रिपेयर कर लेंगे। ऑलराइट, लेट अस गेट स्टार्टेड। बिफोर वी स्टार्ट, आई वुड रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब आवर दिस चैनल। आने वाले टाइम पे तो अभी तो काफी सारी एनालिसिस हो रही हैं, एंड देन पीवाईक्यू बेस्ड लेक्चर्स हैं, देन उसके बाद सेशंस इसमें होने वाले हैं। सो आई एम श्योर कि आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है और कई सारे बच्चों ने कमेंट भी किया है। नाउ वी आर अबाउट टू हिट 1 लाख सब्सक्राइबर। सो आपके बिना ये मतलब नामुमकिन है। सो सब्सक्राइब एंड देन शेयर विथ योर फ्रेंड्स। फ्रेंड्स के साथ उनके साथ शेयर करना जो आपके पीयर ग्रुप में है, ताकि वो ज्यादा समझ पाएंगे। ऑलराइट, दूसरी चीज, हमने ऑलरेडी जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 3 एंड एसए की एनालिसिस की हुई है, डिटेल एनालिसिस। ऐसा नहीं कि बस खड़े हो गए स्क्रीन के सामने और बस चर्चा किए जा रहे हैं, नहीं। विथ एविडेंस बेस्ड, वैल्यू बेस्ड एनालिसिस की है। एटलीस्ट आप आएंगे सेशन में तो कुछ तो लेकर जाएंगे, कुछ तो आपको हेल्प जरूर मिलेगी। ओके, लेट अस गेट स्टार्टेड। सो एक एनालिसिस कर लेते हैं। मैं अपने साथ ये सारी किताबें लेकर आया हूं कि जितनी भी बुक्स हैं, कि रिसोर्सेज कौन कौन से हैं, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। लेकिन पहले एक ब्रेकडाउन देख लेते हैं कि अगर हम जीएस पेपर 2 को अप्रोच कर रहे हैं, बिकॉज जीएस पेपर 2 हैज ओवरलैप इन ऑलमोस्ट अक्रॉस ऑल द पेपर, इनफैक्ट 1, 3, 4 एंड एसए। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है ये। और सबसे ज्यादा भाई पॉलिटी तो सबकी फेवरेट होती है। सो सब्जेक्ट इस साइड है। 2025 में कितने क्वेश्चंस आए थे पॉलिटी से और कॉन्स्टी मिला के? 10 क्वेश्चन आए थे। ओके, 10 मतलब कि लगभग 6 जो हैं 6 10 मार्कर क्वेश्चन आए थे, एंड लगभग 4 जो हैं वो आए थे हमारे 4 या 5 क्वेश्चंस आए थे 15 मार्कर के। तो टोटल अप्रोक्सीमेटली 125 मार्क्स का वेटेज है। अगर हम गवर्नेंस की बात करें तो 4 क्वेश्चन, 2 10 मार्कर और 2 15 मार्कर, 50 मार्क्स का वेटेज है। देन सोशल जस्टिस से 1 10 मार्कर, 1 15 मार्कर का, और फिर आईआर से 2 10 मार्कर, 2 15 मार्कर के क्वेश्चन है। तो वेटेज आप देख सकते हो। प्रायोरिटी पे आप रख सकते हो पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन को। उसके बाद फिर सोशल जस्टिस एंड गवर्नेंस इज ऑलमोस्ट मतलब एक दूसरे के पूरक हैं, सेम ही हैं, थोड़े थोड़े बस पावर्टी, इनइक्वालिटी, ये सारी चीजें। फिर आईआर है। ऑलराइट, सो लेट अस गेट स्टार्टेड। ये वेटेज आपको पता चल गया। और पिछले 8 साल में 2024 से लेकर 2018 में भी जो वेटेज अभी है वो मेंटेन है इन मेंस। ठीक है, जैसे पॉलिटी से 100 मार्क्स के क्वेश्चन लास्ट ईयर आए थे 2024 में, फिर 135 मार्क्स के क्वेश्चन 2025 में आए थे, फिर 135, 125 ऐसे ऐसे करके एवरेज 126 है। सो ये देखिए, ये एवरेज इस साल भी 125 मार्क्स के क्वेश्चन आए हैं, तो एवरेज मेंटेन है। और ये अपने आप में यानी कि किसमें 250 में से 250 में से 125 मार्क्स एक सब्जेक्ट से आना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है, और उसका फिर वेटेज दिखाता है कि आपको कितना पढ़ना चाहिए इस सब्जेक्ट को। ऑलराइट, सो ये हमारा पेपर है। So I am sure you have already seen the paper, analyzed it, but this video is not only about the analysis. This will also teach you how you will prepare. You have to prepare
फ्रॉम द एग्जामिनर्स पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, देखिए आपके नॉलेज पे और स्किल पे कोई भी शक नहीं है, आप बहुत अच्छे हैं पढ़ाई करने में, लेकिन यार अगर आप वो एग्जाम ओरिएंटेड नहीं पढ़ेंगे ना तो वो सारी नॉलेज स्किल किसी काम नहीं है इस एग्जाम में। तो एग्जाम ओरिएंटेड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कैसे करना है, लैंग्वेज कैसे समझनी है यूपीएससी की, दैट इज रियली रियली इंपॉर्टेंट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं। आई एम गोइंग टू टेल यू इन द नेक्स्ट 5 मिनट्स आपको बहुत कुछ पता चलने वाला है, सोर्सेज, पीवाईक्यू एंड ऑल। लेकिन एक एग्जाम्पल, एक छोटी सी बात मेरी ध्यान से सुनना, क्यों इंपॉर्टेंट है। देखो एथिक्स जो है ना, नैतिकता हम सबके अंदर भरी हुई है, बचपन से हमें पेरेंट्स सिखाते हैं हमारी वैल्यूज, मोरालिटी। लेकिन क्या बिना पढ़े एग्जाम में, GS4 में आप बिना पढ़े आप उसको दे सकते हो जाके? नहीं ना। एग्जाम के लिए आपको एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना पड़ेगा। वो क्या आ रहा है, क्या पूछ रहा है, यू हैव टू रीड, एनालाइज, राइट एंड देन रिपीट। वो ठीक है कि आपको जो वैल्यू पता है, जो बड़ों का आदर करना चाहिए, हमें किसी से झूठ नहीं बोलना चाहिए, और अगर हम सर्विसेज में हैं तो भाई सबके साथ न्याय करना चाहिए, बराबरी में रहना चाहिए, ट्रांसपेरेंट रहना चाहिए, अकाउंटेबल रहना चाहिए, विच इज ठीक है, वो सबको पता है। बट लिखोगे क्या आप? तो यही फर्क है, एग्जाम ओरिएंटेड। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूं हमारे क्वेश्चंस। सबसे पहले सोर्सेज देख लेते हैं। पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन के लिए ये हमारे एनसीईआरटी के 2 एंट्री लेवल सोर्सेज हैं जिसको आप फटाफट पढ़ेंगे। देखिए यहां से आपके मेंस के क्वेश्चन तो सॉल्व नहीं होने वाले हैं, लेकिन आपको एक बेसिक आइडिया मिलेगा, कि आखिर किस बारे में बात हो रही है, बहुत लेमैन लैंग्वेज में। ओके, क्लियर है? हाँ, प्री के 1-2 क्वेश्चन निकल सकते हैं तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद ये जो नई एडिशन है लक्ष्मीकांत की, जिसके बारे में मैंने वीडियो भी बनाई थी, सो दिस न्यू लक्ष्मीकांत की जो एडिशन है, इसमें कुछ नए चैप्टर्स इंक्लूड किए गए हैं, और मैं आपको बताऊंगा भी कि इस बार के क्वेश्चन में कौन कौन से आप यहां से पढ़ सकते हो। ठीक है, सो ये किताब है हमारी, एक हद तक सपोर्ट करती है, पूरे क्वेश्चंस के लिए सपोर्ट नहीं करती है, बट एक हद तक लिमिट है इसकी, सपोर्ट करती है, मैं आपको बता दूंगा, बट पढ़ना जरूरी है इसके लिए। ओके, इनकेस आपके पास अगर 7th एडिशन है तो नया परचेज मत करिएगा, अगर 6th है या उससे पुराना है और अगर आपको लेनी है तो आप परचेज कर सकते हैं। इट्स अ गुड बाय। ओके, सो लेट अस मूव फर्दर। ये पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग गाइस। फर्स्ट क्वेश्चन यूपीएससी हैज आस्क्ड इन योर पेपर। इसमें पहला क्वेश्चन बात कर रहा था हमारे, इसमें डिस्कस दी करप्ट प्रैक्टिसेस। ध्यान से हम देखेंगे, ये सबसे पहला ही क्वेश्चन हमारा जो आता है वो आता है सेलिएंट फीचर्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट। ये साफ साफ आपके सिलेबस में लिखा हुआ है, तो सिलेबस से मैप करना बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। ठीक है, ये सिलेबस से आप जरूर मैप करिएगा, जितने भी पीवाईक्यूज आ रहे हैं। मैप किया मैंने, फिर क्वेश्चन क्या बनता है। अच्छा क्वेश्चन था, काफी अच्छा क्वेश्चन था, और ये मतलब कोई नया क्वेश्चन नहीं भी था, रिपीट किया जा चुका है, पीवाईक्यू से निकाला जा सकता है कि एक्सपेक्टेड है ऐसे क्वेश्चन। जैसे कि डिस्कस करिए करप्ट प्रैक्टिसेस फॉर द पर्पस ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट। तो आपको एक तो डिफाइन करना है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 में करप्ट प्रैक्टिसेस क्या होती हैं, किस आर्टिकल में बात करता है। उसके बाद आपको बताना है एनालाइज वेदर इंक्रीज इन द एसेट्स ऑफ लेजिस्लेटर, यानी कि विधायक या एमएलए के पास अगर संपत्ति ज्यादा हो रही है, एसेट्स ज्यादा हो रहे हैं, या फिर उनके एसोसिएट्स के साथ जिन जो भी उनके भाई टीम में चेला चमचा होंगे लोग, उनके लोग एसेट्स ज्यादा अगर उनके हो रहे होंगे, डिसप्रपोर्शनेट टू देयर सोर्स ऑफ इनकम। ओके, उनकी सोर्स ऑफ इनकम लिमिटेड है लेकिन अब ज्यादा हो रही है। ठीक है, तो would constitute undue influence and consequently a corrupt practices or not। ये चीज आपको बतानी, क्या ये undue influence में आएगा या इसको हम करप्ट प्रैक्टिस कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं। अभी डिस्कस कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए ये 2019, 2020, 2022 में रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के अंदर क्वेश्चंस पूछे गए हैं ऑलरेडी। कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं? फॉर एग्जांपल इलेक्शन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म, मतलब कि अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है, डिस्प्यूट हो रहा है तो किस ग्राउंड पे इलेक्शन मतलब उनका रद्द किया जा सकता है। कोई भी अगर एमएलए और एमपी वगैरह कोई भी अगर डिस्प्यूट खड़ा कर रहा है तो कौन से ग्राउंड पे इलेक्शन कमीशन उनको उनकी कैंडिडेट को वॉइड कर सकता है, ये पूछ रहा था आपको, रूल्स पूछ रहे थे आपके। ठीक है, तो रेफर करिए, केस बताइए। फिर पूछ रहा था 2020 में
कि देयर इज अ नीड फॉर सिंप्लीफिकेशन प्रोसीजर फॉर डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ पर्सन फाउंड गिल्टी ऑफ करप्ट प्रैक्टिसेस अंडर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट कमेंट। तो ये क्या होता है गिल्टी ऑफ करप्ट प्रैक्टिसेस, यानी कि ऑलरेडी ये करप्ट प्रैक्टिसेस आपको 2020 में हाईलाइट कर दिया था कि क्या होता है करप्ट प्रैक्टिसेस। अब करप्ट प्रैक्टिस के अंदर पूछा है कि क्या अनड्यू इन्फ्लुएंस करप्ट प्रैक्टिस में आता है या नहीं आता है, ये क्वेश्चन पूछा है। ऑलराइट, सो हम लोग देखते हैं। सो करप्ट प्रैक्टिसेस सेक्शन 123 ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट बताता है कि अगर आप ब्राइबरी ले रहे हैं, ठीक है, किसी से घूस ले रहे हैं, कोई गलत काम कर रहे हैं, तो करप्ट प्रैक्टिस के अंदर आता है। देखिए आपकी किताब में दिया हुआ है, मैं बुक निकाल देता हूं, ठीक है। सो इनफैक्ट अनड्यू इन्फ्लुएंस भी करप्ट प्रैक्टिस में आता है। ये आपके पॉलिटी का अगर आप पार्ट 10 पॉलिटिकल डायनेमिक्स, जिसमें कि चैप्टर नंबर 81, 82, 83, ठीक है, ये 82 में रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट आप ओपन कर लीजिएगा, आप देख लीजिएगा, यहां पर डिटेल में दिया हुआ है, जिसमें डिलिमिटेशन है, ठीक है, यहां पर हमें दिया हुआ है, ठीक। सो प्रमोशन ऑफ फॉल्स इंफॉर्मेशन वगैरह ये करप्ट प्रैक्टिसेस में आते हैं। जैसे एक बहुत अच्छा केस हुआ था, जजमेंट था, जिसका नाम मैं आपको बता रहा हूं, मैंने नोट किया है एक जगह, जिसका नाम है अनुराग नारायण सिंह वर्सेस हर्षवर्धन वाजपेयी। सुप्रीम कोर्ट इनके खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक रिट गई। उन्होंने कहा कि भाई इनकी इलेक्शन की इनको डिस्क्वालीफाई कर दीजिए, एज ए चुनाव नहीं लड़ सकते। क्यों? क्योंकि इन्होंने अपनी इलेक्शन कमीशन को क्वालिफिकेशन जो है वो गलत दी है। तो सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि अगर कोई भी कैंडिडेट अपने क्वालिफिकेशन फॉल्स इंफॉर्मेशन के थ्रू देता है तो वो करप्ट प्रैक्टिस नहीं है, ठीक है, तो ये डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे। करप्ट प्रैक्टिस मतलब कि एक तो घूस ले रहे हैं और फिर मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं, अनड्यू इन्फ्लुएंस है, ठीक है, ये। सो और सेक्शन 2 क्या कहता है? सेक्शन 123 का क्लॉज 2 यहां पे मैंने नोट किया था, लिखा हुआ है, लिटरली साफ साफ लिखा हुआ है कि अनड्यू इन्फ्लुएंस का मतलब यह होता है कि कोई भी कैंडिडेट डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इलेक्शन कमीशन को अपने फ्री एंड फेयर प्रोसेस में करने से रोक रहा है। अभी जो है वो करप्ट प्रैक्टिस के अंदर अनड्यू इन्फ्लुएंस में ये वाली चीज नहीं आई है, एसेट की, यहां तो साफ साफ नहीं दिया है, ठीक है। तो ये एक ट्रिकी क्वेश्चन था, और मतलब अगर आपको नहीं भी आता है तो क्वेश्चन का ऑलमोस्ट 70% तो चीजें आपको आती ही थी, आपको मेंशन करना पड़ता। ऑलराइट, तो आप लिंक देख सकते हो, ऑलरेडी इन लोगों ने पूछा हुआ है 2020 में, एंड देन दे आस्क्ड इन 2025। ओके, सो ये ऐसे नोट्स आप प्रिपेयर कर सकते हो अपने, ठीक है, जैसे कि मैंने नोट्स ये एक रैंकर की नोट्स है, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स आप लिखेंगे, फिर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 और इसके फीचर्स लिखेंगे। सेक्शन 1, 2, 3 का क्लॉज 1, क्लॉज 2, क्लॉज 3, क्लॉज 4 क्या कह रहा है, कैसे कोई एक रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्शन कमीशन जो कि वॉइड कर सकता है, उसकी कैंडिडेचर रद्द कर सकता है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट क्या है, डिटेल में हमें मेंशन करना पड़ेगा। एग्जाम ओरिएंटेड करिएगा, ठीक है, डोंट वरी, हमारा जो गाइडेंस प्रोग्राम है आप उसमें आएंगे तो उसमें डिटेल में मेंशन किया जाएगा, ठीक है, मैं आपको बता भी दूंगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये एक ऐसा क्वेश्चन था जो कि मतलब मुझे लग रहा था कि नहीं ये आएगा, क्यों, इसका मैं आपको प्रूफ दिखाता हूं। क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे कि ट्रिब्यूनल, कमेंट द नीड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, ठीक है, कैट क्या है? एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, एज अ कंपेयर टू द कोर्ट सिस्टम, एक्सेस द इंपैक्ट ऑफ द रीसेंट ट्रिब्यूनल रिफॉर्म थ्रू रैशनलाइजेशन ऑफ ट्रिब्यूनल। Okay, so again, this is not a new question. This has been repeated, and if this has been repeated, and if you have not done the PYQ, then it's your mistake. Okay, and I have been telling this on this channel. That is why मैं बोल रहा हूं कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसी ही एग्जाम ओरिएंटेड न्यूज और अपडेट आपको मिलती रहेंगी। ओके, सो कैट इज व्हाट? एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। सैट इज व्हाट? स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। ट्रिब्यूनल्स क्यों बनाए गए थे? ताकि कोर्ट के लॉन्ग पेंडेंसी केसेस को मतलब से इजी मिल जाए, कोर्ट पे बहुत लोड ना आए। एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में जब आप आईएएस बनेंगे, आईपीएस बनेंगे, तो आपके प्रमोशन, आपके ट्रांसफर और आपके जो भी डिमोशन, आपका सस्पेंशन, सब कुछ यहां से तय होगा।
ठीक है, कोई भी इशू होगा, आपको सैलरी टाइम पे नहीं मिल रही, आपको डिस्प्यूट है, तो आप कैट में सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, तो जितनी भी सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल है, यहां पर एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल की बात कर रहा है, सेंटर और स्टेट की नहीं, तो आपको दोनों मेंशन करना पड़ सकता है। ये सेम चीज हमने अपने टेस्ट सीरीज में भी ले आई थी, ये प्रूफ है। अगर हम लोग ध्यान देंगे ये देखिए हमारे सेक्शनल टेस्ट है जिसमें बात हो रही है ट्रिब्यूनल्स की। ओके, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, डिस्पाइट कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी, ट्रिब्यूनल्स हैव बीन क्रिटिसाइज्ड फॉर अंडरमाइनिंग द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। तो कंटेंट तो आपको मिल गया यहां पे, ठीक है, ट्रिब्यूनल का, और हमने यहां पे एक मॉडल आंसर भी दे दिया था। ठीक है, अब उसके बाद यूपीएससी ने काफी क्वेश्चंस पूछे थे ट्रिब्यूनल के ऊपर। देखिए 2018 में, हाउ फार डू यू अग्री विद द व्यू दैट ट्रिब्यूनल कर्टेल ज्यूरिडिक्शन ऑफ ऑर्डिनरी कोर्ट इन द व्यू ऑफ एबव कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी कॉम्पिटेंसी ऑफ ट्रिब्यूनल इंडिया। अब आप बताइए। फिर ये पूछा था कैट, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल विच वॉज एस्टैब्लिश, ताकि ग्रीवियांसेस और रिड्रेस कंप्लेंट को हम एड्रेस करें by the central government employees, nowadays is exercising power as an independent judicial authority। आप इसके बारे में बताइए। फिर 2024 में पूछा था explain distinguish between लोक अदालत and arbitration tribunal whether they entertain civil as well as criminal cases or not। तो जब इतने सारे क्वेश्चंस आ चुके हैं तो आपको नहीं लगता कि यार ये क्वेश्चंस तो एकदम पैटर्न पे था, क्या ही बताना था इसमें, नीड बतानी थी ट्रिब्यूनल की, उसके बाद कंपेयर करना था आपको कोर्ट सिस्टम से, ठीक, उसके बाद इंपैक्ट करना था रिफॉर्म्स के ऊपर, ठीक है, एंड देन रैशनलाइजेशन ऑफ मेड इन 2021। जब आप ये सारे क्वेश्चंस करेंगे तो आपको ये कंटेंट जरूर मिलेगा एंड यू विल गेट ऑल दीज हियर। ट्रिब्यूनल्स भी आपको इसमें मिल जाएंगे, ठीक है। ओके, और आगे चलते हैं। इनफैक्ट मैं पढ़ा भी रहा था एक दिन, ये व्हाट्सएप ग्रुप हमने बनाया हुआ है, ठीक है। मैंने देखो क्वेश्चन दिया था, इवैल्यूएट द रोल ऑफ एडीआर इन इंप्रूविंग एक्सेस टू जस्टिस इन रूरल इंडिया। ओके, एडीआर मतलब ट्रिब्यूनल इज वन ऑफ द पार्ट ऑफ एडीआर, ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। ट्रिब्यूनल हो गया, लोक अदालत हो गया, फैमिली कोर्ट हो गया, ई कोर्ट हो गया, दैट्स द पार्ट ऑफ इट। ओके, और यहां पर मैं पढ़ा भी रहा था ट्रिब्यूनल 323A 323B, जहां पर ये 323A में कैट की बात होती है, 323B में कौन कौन सी सर्विसेज रहेंगी, ठीक है, टैक्स वैक्स से रिलेटेड, ठीक है, जो मामले ट्रिब्यूनल में नहीं जा सकते हैं, ठीक है, वो और जो मामले जा सकते हैं, ये सब हमने डिस्कस किया था, ठीक है। हमारे ये एक स्टूडेंट है हमारा, उसका आंसर है ऑन ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पे। यू सी हाउ ब्यूटीफुली ही हैज मेंशन्ड एडीआर, ट्रिब्यूनल, लोक अदालत, ट्रिब्यूनल में हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव, टैक्स ट्रिब्यूनल, लोक अदालत में ये, देन रोल ऑफ एडीआर, देन उसके बाद चैलेंजेस इन एडीआर, एंड आई हैव गिवन हिम 6 out of 10 which is an like good एवरेज से ऊपर। एवरेज इज लाइक 3, 4, 3, 4, 3.5 ऐसे करके, ठीक है, लेकिन इसको 6, 6.5 दे सकता हूं। अच्छा आंसर लिखा था इसने, ठीक है गाइज। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, टॉक्स अबाउट दी कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट द प्रेसिडेंट्स पावर टू पार्डन इन इंडिया एंड इन द यूएसए एंड देयर आर एनी लिमिट्स टू इट इन बोथ द कंट्रीज, व्हाट आर दी प्रीएम्प्टिव पार्डन्स। प्रीएम्प्टिव पार्डन्स वो होते हैं जो कि एग्जैक्टली आपके ट्रायल से पहले आप पार्डन दे दिए, कन्विक्शन से पहले आपने पार्डन दे दिया तुरंत, ठीक है, वो पावर होती है प्रेसिडेंट को। तो अब पूछ रहा है कि भाई क्षमादान की जो प्रक्रिया है वो कैसे हम यूएस और इंडिया को कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। डू यू थिंक दिस वाज अ रेयर क्वेश्चन? नो। अगेन ये क्वेश्चन एक्सपेक्टेड लाइन पे था। कैसे? ये देखिए, सबसे पहले इसका कंटेंट ढूंढ लेते हैं। ये कंटेंट आपको मिलेगा इसी किताब में, ठीक है, इस किताब में भी मिल सकता है, एक और किताब है मैं आपको बताऊंगा गवर्नेंस के लिए, लेकिन इस किताब में भी ये कंटेंट मिल सकता है। आप जब जाएंगे, ठीक है, तो ये है पार्ट 13, ये देखिए अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, अमेरिकन प्रेसिडेंट। तो ये जो अमेरिकन प्रेसिडेंट है यहां पर आपको ये कंटेंट मिल जाएगा, ठीक है। मैं आपको दिखा भी देता हूं, मैंने लगाया भी हुआ है, ठीक है, ये आप जूम करके देख लीजिएगा। ये है वो लाइन 5 नंबर की, 5th पॉइंट टॉक्स अबाउट द फंक्शंस एंड पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स एंड द पार्डनिंग पावर। एक और किताब है जिसको मैंने आपको बताऊंगा कौन सी किताब है, उसमें भी दिया हुआ है पॉइंट नंबर 5 में, लक्ष्मीकांत की किताब है वो भी, ही कैन ग्रांट पार्डन अगेंस्ट द फेडरल लॉज, एक्सेप्शंस दिए हुए हैं यहाँ पे। सो आपको कंटेंट यहां मिल जाएगा, ठीक है गाइज। तो ये एग्जाम ओरिएंटेड ही है, अच्छा क्वेश्चन था। और
जो इंडिया के प्रेसिडेंट का है वो तो आपको मिल ही जाएगा, प्रेसिडेंट वाला जो चैप्टर है इसमें, ठीक है। आइए जानते हैं इसके ऊपर कितने क्वेश्चंस बन चुके थे। देखिए डायरेक्टली तो क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, लेकिन जैसे मान लीजिए ये कंपेयर एंड कंट्रास्ट, ठीक है। एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, फिर दोनों साथ में कर लेंगे, ठीक है। डिस्कस द इवोल्यूशन ऑफ कोलेजियन सिस्टम। कोलेजियन सिस्टम हमने बहुत सुना है सुप्रीम कोर्ट के कॉन्टेक्स्ट में। तो कोलेजियम सिस्टम पहली बार पूछा गया है 12 साल में, फर्स्ट टाइम, ओके। हमने पढ़ा है, काफी पढ़ा है। अब ये क्या कह रहे हैं कि आप क्रिटिकली एग्जामिन करिए एडवांटेज डिसएडवांटेज को और बताइए अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया टू दैट ऑफ यूएसए। इस बार अमेरिका काफी चर्चा में रहा है पूरे जीएस पेपर में, अमेरिका का काफी दबदबा रहा है। एक तो ऊपर देख रहे हो आप यूएसए के पार्डनिंग पावर, एक यहां देख रहे हो आप कि जजेस की अपॉइंटमेंट पूछी जा रही है, ठीक है। तो जजेस की अपॉइंटमेंट में डायरेक्टली क्वेश्चन, इनडायरेक्टली एक क्वेश्चन पूछा गया था 2017 में नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन के ऊपर, NJAC एक्ट 2014, जो अपॉइंटमेंट बताता है जुडिशरी की, ठीक है। सो यहां पर आप अपॉइंटमेंट ऑफ जुडिशरी, यहां पर इंडिया का कंटेक्स्ट आप कवर कर सकते हैं और दिया हुआ है हमारे इसमें, लक्ष्मीकांत में भी दिया हुआ है। तो जुडिशियल अपॉइंटमेंट एंड एनजैक वर्डिक्ट, लेकिन कभी भी कोलेजियम सिस्टम का नहीं दिया है यहां पे, ठीक है। बट इट्स अ पार्ट ऑफ इट, ओके, नाम चेंज कर दिया गया है। सो हाँ, यूएसए वाला जो है ये आपको हम कंटेंट आपको प्रोवाइड करा देंगे। यूएसए का दोनों में से किसी किताब में नहीं दिया, लक्ष्मीकांत की किताब में नहीं दिया हुआ है। यूएसए के सुप्रीम कोर्ट की अपॉइंटमेंट्स जजेस की कैसे होती हैं, ठीक है, ये नहीं दिया हुआ है, ये हम आपको प्रोवाइड करा सकते हैं, ठीक है। सो अब देखिए ऐसे क्वेश्चंस जो हैं वो जब हमने बात की थी 2021, 22, 23, 24, इससे नीचे भी और क्वेश्चन आए हुए हैं। सो देयर इज अ पर्टिकुलर थीम इन यूपीएससी और आपके सिलेबस में लिखा हुआ है कंपेयर द कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम ऑफ इंडिया विथ अदर कंट्रीज। ये आपके टॉपिक लिखा हुआ है सिलेबस में, ओके। सो आप देखेंगे क्वेश्चन पूछा गया है इन 2021, इक्वालिटी इन यूएसए वर्सेस इंडिया, ओके। इक्वालिटी को कंपेयर करना है, अमेरिका में कैसी है, इंडिया में कैसी है। फिर इलेक्शन ऑफ हेड ऑफ स्टेट इंडिया वर्सेस फ्रांस। हेड ऑफ स्टेट प्रेसिडेंट, इंडिया का प्रेसिडेंट और वहां का प्रेसिडेंट फ्रांस से, ठीक है। उसके बाद फिर पार्लियामेंट सॉवरेनिटी इंडिया और यूएसए, ऐसे क्वेश्चन पूछे। फिर सेक्युलरिज्म पूछा है इंडिया और यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है। फ्रांस से भी पूछ चुका है। तो आप देख रहे हैं कभी सेक्युलरिज्म को कंपेयर कर रहे हैं, कभी पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी को कंपेयर कर रहे हैं, कभी प्रेसिडेंट के इलेक्शन को, कभी इक्वालिटी को, इस बार पार्डनिंग पावर को और जजेस के अपॉइंटमेंट को। अब आप समझ रहे हैं कि आपको क्या पढ़ना है, किस डायरेक्शन में पढ़ना है। सब कंटेंट दिया हुआ इसमें, मैं आपको बता दूंगा कैसे होगा, उसके लिए टेंशन नहीं लेनी है। इसको कहते हैं स्मार्ट अप्रोच। थिंक अबाउट इट, ऑल दोज पीपल हु हैव डन दिस, इसको करने के बाद अगर जिसको मेंस में ऐसे क्वेश्चंस आए होंगे, कितना अच्छे से लिख दिया होगा। ये बातें कोई भी नहीं बताता। देयर आर वेरी लिमिटेड पीपल ऑन यूट्यूब और in general life as well, they will tell you this because these are the few secrets which only be told in the paid classes, but I am telling you here on YouTube, okay? और इसीलिए अभी से आपके पास लगभग 128, 129 डेज बचे हुए हैं टिल दिसंबर। छोटे नहीं होते हैं, बहुत होते हैं 128, 129 डेज। अगर आप डेली 8 आवर्स भी पढ़ रहे हो ना, तो ऑल टुगेदर आपका 1000 आवर्स तो हो जा रहा है। 1000 आवर्स में आई वॉन्ट यू टू गिव मी 100 आवर्स। ओनली 100 आवर्स में आई विल मेक योर 900 आवर्स द मोस्ट वैल्यूएबल एंड आई हेल्प यू टू कवर द मेन्स रेडी फॉर योर 2026, नॉट ओनली but other subject as well. So phase वन में GS2 ये हम लोग करेंगे अभी। देन उसके बाद phase 2 हमारा चलेगा GS3 essay और GS4 ethics के साथ साथ, ठीक है। सो अगस्त चल ही रहा है, 6 से 7 दिन बचे हैं, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, विच एवर वी, क्योंकि हमारा जो बैच है मेंस का वो अभी स्टार्ट हो रहा है, ये फाइनल बैच है। इसके बाद आपको कोई भी नहीं करवा पाएगा रेडी मेंस ओरिएंटेड टिल दिसंबर, क्योंकि ये फाइनल है। 4-5 महीने तो लगते ही लगते हैं, ठीक है। तो ये देखेंगे आप यहां पर 26 अगस्त से 26 ऑफ अगस्त द न्यू बैच इज स्टार्टिंग। उसके बाद अगली क्लास है 28 ऑफ अगस्त को, फिर 4 ऑफ सितंबर को। इवन इफ यू मिस बोथ एंड यू आर ज्वाइनिंग इन सितंबर फर्स्ट वीक, देन आई विल शेयर द रिकॉर्डेड वीडियोस एंड यू विल वॉच इट।
ये लेक्चर्स कंप्लीट हिस्ट्री इकोनॉमी हम लोग सितंबर में कवर करेंगे, एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक सिक्योरिटी हम लोग और एनवायरनमेंट हम लोग कवर करेंगे कहां पर, अक्टूबर में। सो ये उनको लेना चाहिए ये प्रोग्राम जो कि ऑलरेडी एक बार प्री दे चुके हैं, कई बार प्री मेंस दे चुके हैं, बेसिक कर चुके हैं, उनके पास रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं। ये पीवाईक्यू बेस्ड लेक्चर्स हैं, 3 घंटे के हैं लेकिन आई ओपनर होंगे, ठीक है। सो बैच फाइनल बैच है और हम सिर्फ और सिर्फ 100 आवर्स के अंदर हम लोग फिनिश कर देंगे दिस थिंग, ओके। 6 मंथ की वैलिडिटी है इसमें, यहां तक कि जनवरी तक। उसके बाद आप प्री निकालिए, फिर मेंस के बाद ये रेज्यूम हो जाएगा प्रोग्राम, मेंस लेक्चर एंड मेंटोरशिप प्रोग्राम। ये है प्रोग्राम का, जब आप हमारे मोबाइल ऐप पे जाएंगे या वेबसाइट पे जाएंगे, दिस इज दी लुक एंड फील। आप यहां पर जाके एनरोल कर सकते हैं आज ही। और इफ यू वांटेड टू हैव प्री इन इट, कि हाँ प्री का भी चाहिए, मेंस का भी चाहिए, जहां पे 1-to-1 पर्सनल गाइडेंस हो, क्योंकि यहां पे पर्सनल गाइडेंस नहीं है, यहां वाले पे पर्सनल गाइडेंस है। आप मेरे से कनेक्ट होंगे, टाइम टेबल ऑल सारी चीजें शेयर होंगी, ये चीजें भी आपके इस प्रोग्राम में रहेंगी। करंट अफेयर इसमें रहेगा, करंट अफेयर इसमें नहीं है, तो आप जाके वेबसाइट पे, मोबाइल ऐप पे नीचे मोबाइल नंबर दिया है, उस पर कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, एंड देन आप डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है गाइस। टाइम बहुत कम है, 8 महीने बचे हैं, बस यूटिलाइज कर लो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा हाँ, ये फ्री है। फ्री क्या है, एक तो हमारे 12 साल का जो पीडीएफ है ऑफ ऑल द पीवाईक्यूज ऑफ मेंस, ऑल द सब्जेक्ट, ठीक है। जितने भी हमारे 16-17 सब्जेक्ट हैं, सारे सब्जेक्ट का अपडेटेड 2025 का, ताकि आपको क्लैरिटी हो क्या आया था क्या नहीं आया था, वो सब कुछ मिलेगा आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं दोस्तों, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, ठीक है, संवैधानिक नैतिकता। दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम इट हैज यूपीएससी आस्क्ड, एंड यू नो व्हाट, एथिक्स में भी सेम यही टर्मिनोलॉजी यूज की गई है, ठीक है। ये देखो, ये एथिक्स का पेपर है, ये इस साल के एथिक्स का पेपर है, और उसमें इन लोगों ने पूछा है कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी ये सिर्फ एक नेचुरल सेंटिमेंट नहीं है, लेकिन एक प्रोडक्ट है सिविल एजुकेशन का और रूल ऑफ लॉ का, ठीक है। ये बहुत अच्छी लाइन है, आप यहां पर भी लिख सकते हो इस लाइन को नेक्स्ट ईयर, मतलब अब तो नहीं हो गया, तो बहुत अच्छी लाइन है। एग्जामिन करना है सिग्निफिकेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी फॉर पब्लिक सर्वेंट, हाईलाइटिंग द रोल ऑफ प्रमोटिंग गुड गवर्नेंस एंड एंश्योरिंग अकाउंटेबिलिटी इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को देख लिया ना, ये देखो जीएस 1 में इस साल क्या आया था, इसी साल जीएस पेपर 1 में दे आस्क्ड ethos of civil services in India stands for combination of professionalism and nationalist consciousness elucidate। आज तक कभी भी मैंने तो नहीं देखा 12 साल में कि जीएस मतलब सिविल सर्वेंट ब्यूरोक्रेसी के एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चंस आ रहे हैं, कभी नहीं देखा, पहली बार ये आया है जीएस पेपर 1 में। ये दोनों क्वेश्चन ऑलमोस्ट सेम है, बस यहां पर क्या है, यहां कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी बता रहा है, यहां पर बात हो रही है सिविल सर्विसेज का प्रोफेशनलिज्म और नेशनल कॉन्शियसनेस, ठीक है। चलिए हम लोग क्वेश्चन पे वापस चलते हैं जो हमारे इस साल आया था, ठीक है। सो यहां पे सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड बात हो रही है कि आप बताइए इन द सुप्रीम कोर्ट एक्सप्लेन कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, आपको एक्सप्लेन करना है। फिर इट्स एप्लीकेशन टू एंश्योर द बैलेंस बिटवीन इंडिपेंडेंस एंड जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी, ठीक है। अगेन फिर वही आपको जजमेंट्स वगैरह डालने पड़ेंगे, ठीक है। बड़ी सारी कॉन्स्टिट्यूशन रूल ऑफ लॉ है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी है, ठीक है। उसके बाद राइट्स हैं, जस्टिस हैं, इक्वालिटी है, ठीक है, जुडिशियल रिव्यू है, सेपरेशन ऑफ पावर है, ये सारे कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन देख लेते हैं। 2021 में अगेन ये पूछ चुके थे कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। व्हेन यू सी इट, constitutional morality is rooted in the constitution itself, is founded essential facet, explain the doctrine of constitutional morality with the help of relevant judicial decisions। तो अब आप बताइए, नवतेज सिंह जोहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, सबरीमाला का जो केस था आप वहां बता सकते हैं, आप केबीसी केस बता सकते हैं, आप ट्रिपल तलाक वाला केस बता सकते हैं, आप एसआर बोम्मई केस बता सकते हैं, बड़े सारे केसेस हैं, आप कोट कर सकते हैं इसमें, ठीक है। तो ऑलरेडी ये पूछा गया है। व्हेन यू सी कॉन्स्टिट्यूशनल पर्सपेक्टिव ऑफ जेंडर जस्टिस, मोस्ट सिग्निफिकेंट अचीवमेंट ऑफ मॉडर्न लॉ, ये तो खैर इन्वायरमेंट का था, ठीक है। तो ये रिपीटेड क्वेश्चन आए थे, ठीक। ये हमने एक हमारा मॉडल आंसर हमने दिया हुआ था हर एक क्वेश्चन का, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, कोर वैल्यू एनश्राइंड लिबर्टी, डिग्निटी, इक्वालिटी, सेक्युलरिज्म, फ्रेटर्निटी, नवतेज सिंह जोहर। फिर डॉक्टर अंबेडकर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की स्पीच है, रीअफर्म्ड एज एन एसेंशियल टू ट्रांसफॉर्मेटिव कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को कन्वर्ट कर दिया गया था।
फिर उसके बाद जुडिशियल सब्जेक्टिविटी के बारे में बात हो रही थी, रिफॉर्म्स के बारे में, ठीक है। देन इट टॉक्स अबाउट दी डाइवर्सिटी इन इट, तो ये सारी चीजें। फिर ये हो गया, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं। आई होप कि आपको क्लैरिटी है कि आपको पढ़ना क्या है, और कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी आपको इस किताब में मुश्किल से मिलेगी, लेकिन एक किताब में आपको बताऊंगा उसमें जरूर मिलेगी, ठीक है। स्टे ट्यून्ड। सो इन द कॉन्स्टिट्यूशन, दूसरा क्वेश्चन हमारा था 15 मार्कर का, कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज कन्फर्ड अमेंडिंग पावर ऑन ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव इंस्टीट्यूशन विथ फ्यू प्रोसीजरल हर्डल्स, ठीक है। मतलब कि जो हमारी एमपीज है ना लोकसभा में, या फिर एमएलएज भी हैं राज्य हमारे विधानसभा में, जब वो अमेंड करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को, तो उस अमेंडमेंट में जो प्रोसीजर है, ठीक है, अमेंडमेंट करने का जो प्रोसीजर है उसमें क्या हर्डल्स हैं, ठीक है। इन द व्यू ऑफ द स्टेटमेंट, एग्जामिन द प्रोसीजरल एंड सब्सटैंटिव लिमिटेशन ऑन द अमेंडिंग पावर ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो आपको प्रोसेस में क्या है, ठीक है, और सब्सटैंटिव में क्या है, बाद में क्या लिमिटेशंस है, ठीक है। यानी कि पार्लियामेंट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म फॉलो करता है, यानी कि लिमिटेड पावर देता है गवर्नमेंट को कि आप कुछ भी नहीं कर सकते। जैसे कि यूके में है, यूके इज लाइक टू फ्लेक्सिबल, यूएस इज टू रिजिड, ठीक है, लेकिन इंडिया इज मतलब बीच का है। तो अगर हम लोग देखते हैं तो काफी, ये देखिए क्वेश्चंस तो आ चुके हैं काफी, 2013 2019। क्वेश्चन का जो कोर है वो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ठीक है, और उसके लिमिटेशंस क्या क्या हैं संविधान मतलब पार्लियामेंट को, ओके। तो आर्टिकल 368 हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बारे में बात करता है, यहां पे दिया भी हुआ है। 2019 में डायरेक्टली क्वेश्चन आया हुआ था कि आर्टिकल 368 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कैन डिस्ट्रॉय द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय एक्सपेंडिंग द अमेंडिंग पावर। फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कीप्स द आर्बिट्ररी पावर टू पार्लियामेंट अमेंडिंग कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक। तो जुडिशियल रिव्यू के बारे में ये वाला क्वेश्चन था, और ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बारे में था। अब आपको दिखाते हैं कुछ मॉडल आंसर जो मैंने प्रिपेयर किए थे। ये क्वेश्चन हमने ऑलरेडी अपने टेस्ट सीरीज में पूछा था। एक FLT 6 के वो पहला क्वेश्चन था, और दूसरा सेक्शनल टेस्ट 2 का 11वां क्वेश्चन था। एग्जैक्टली यही क्वेश्चन था कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के ऊपर, ओके। तो ऐसे आप लिख सकते हैं। इसका अप्रोच हो सकता है कि पहले आप आर्टिकल मेंशन करिए, आर्टिकल 368, जहां पे पार्लियामेंट को पावर देती है कॉन्स्टिट्यूशन की आप अमेंड कर सकते हो। फिर आप बैलेंस दिखा सकते हो कि यूके रिजिड है और यूके फ्लेक्सिबल है, यूएस रिजिड है। फिर स्टेट दैट अमेंड फेस बोथ प्रोसीजरल एंड सब्सटैंटिव लिमिटेशन, ठीक है। तो आपको दोनों मेंशन करना है, प्रोसीजरल लिमिटेशन और नीचे सब्सटैंटिव लिमिटेशन। तो प्रोसीजरल में आप मेंशन कर सकते हैं कि जैसे स्पेशल मेजॉरिटी, किसी किसी केस में आपको स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए अमेंडिंग पावर को करने के लिए। जैसे मान लीजिए अगर आप किसी कॉन्करेंट बिल पे कोई अमेंडमेंट ले आ रहे हैं, तो उसके लिए आपको स्टेट की रेटिफिकेशन चाहिए होगी, ठीक है। जैसे कि हमारा एक वो आ रहा है 130th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, काफी बवाल हो रहा है इस पे, ठीक है, कि पीएम सीएम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को जेल में डाल देगा, ठीक है। तो इतनी जल्दी आप अमेंड नहीं कर पाओगे इसको, ठीक है। तो यहाँ पे स्टेट की रेटिफिकेशन भी लगेगी, ठीक है। तो प्रोसीजरल लिमिटेशंस यहाँ पर क्या है। फिर उसके बाद हमारा रेटिफिकेशन बाय स्टेट है। रोल ऑफ प्रेसिडेंट भी आता है, आखिरी में प्रेसिडेंट के ही साइन लगते हैं उसमें। तो कई सारे प्रोसीजरल हर्डर हैं। फिर उसके बाद अगर सब कुछ हो भी जाएगा, फिर जुडिशियल रिव्यू हमारा, सुप्रीम कोर्ट चेक करेगी कि कहीं ये कॉन्स्टिट्यूशन जो बना है, नया एक्ट बना है, वो कहीं लोगों को अहित तो नहीं पहुंचा रहा, खराब तो नहीं कर रहा, डैमेज तो नहीं कर रहा। फिर सब्सटैंटिव लिमिटेशन में क्या है, आप बताएंगे कि बेसिक स्ट्रक्चर की बात हो रही है। पार्लियामेंट कैन नॉट अल्टर द बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक है। जैसे हमारा सेपरेशन ऑफ पावर, फेडरलिज्म, फंडामेंटल राइट, फिर रूल ऑफ लॉ, ये सारी चीजें नहीं कर सकते। केसेस में हम जाएंगे तो मिनर्वा मिल का काम मामला है कि वो पावर को लिमिट करती है, अमेंडमेंट विच लिमिट द पावर ऑफ द पार्लियामेंट। फिर बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक। फिर क्रिटिकल एनालिसिस में करेंगे तो फ्लेक्सिबिलिटी अलाउड प्रोग्रेसिव रिफॉर्म, जैसे कि जीएसटी आया, 73rd 74th अमेंडमेंट आया। और सब्सटेंसिव जो है वो इमरजेंसी के टाइम पे हम लोगों ने देखा, ठीक है। तो बहुत कुछ रोकती भी है मिसयूज करने से पावर को। तो ऐसी चीजें मेंशन कर सकते हैं, और ऐसे आपको नोट्स भी मिल सकते हैं हमारे प्रोग्राम में भी, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा क्वेश्चन आया था। अगर आप ध्यान देंगे तो 2016 में जम्मू एंड कश्मीर पे ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था कि 2016 में अभी ऑर्गेनाइजेशन नहीं हुआ है, अभी यूटी नहीं बनी थी, ठीक है। अभी वो वहां पे थे, सरकार चल रही थी, वहां पे स्टेट था वहां पे।
तो क्या था क्वेश्चन कि आर्टिकल 370 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मार्जिनल टेम्पररी प्रोविजन विथ रिस्पेक्ट टू स्टेट जम्मू एंड कश्मीर, टेम्पररी क्या होता है आपको बताना था यहाँ पे 370 के अंदर, और यहां पर आपको बताना था 4 में रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एक्ट 2019, जहां पर हम बात करेंगे पावर एंड फंक्शन ऑफ द असेंबली, पावर फंक्शन ऑफ द यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ये आपको बताना था। ठीक है, एक बार क्वेश्चन आया कि उससे पहले बनने से पहले, एक बार क्वेश्चन आया यूटी बनने से पहले, दोनों में फर्क है। ठीक है, तो ये इसके लिए कंटेंट चाहिए आपको, इसके लिए मतलब किताबों में बड़ी मुश्किल से मिलना है, करंट अफेयर के थ्रू हम लोग जा सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन रिपीटेड है, प्रिडिक्टेबल लाइंस पे है। कैसे है मैं आपको बताता हूं। अटॉर्नी जनरल जो भारत के हैं ये बहुत क्रूशियल रोल प्ले करते हैं, गवर्नमेंट को गाइड करते हैं लीगल रोल में, क्योंकि सरकार के वकील होते हैं ये। ठीक है, साउंड थ्रू लीगल काउंसिल, डिस्कस हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट्स एंड लिमिटेशन। साफ साफ है, अटॉर्नी जनरल, उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनकी राइट और उनकी लिमिटेशन। 2019 में रोल ऑफ अटॉर्नी जनरल पूछा था। 2019 में रोल ऑफ अटॉर्नी जनरल, चीफ लीगल एडवाइजर है, लॉयर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है। आप बता दो क्या लगे इसमें, बता दो आप क्या लगे। बस क्वेश्चन को बड़ा कर दिया इसमें था कि थोड़ा सा आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर सके, बाकी सेम है। यहां 2 लाइन में है, 1.5 लाइन में है, यहां पे 3 लाइन में क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन। ओके, सो यू नो हाउ। अब इसका कंटेंट भी आपको मिल जाएगा, हमारे लक्ष्मीकांत में ही मिल जाएगा। अटॉर्नी जनरल दिया हुआ है। अटॉर्नी जनरल क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है ना एक। ये देखिए क्वेश्चन हमने पूछा था अपने टेस्ट सीरीज में, हमारा टेस्ट सीरीज में ये क्वेश्चन ऑलरेडी आया हुआ था। ये देखिए, क्रिटिकली एनालाइज द रोल ऑफ अटॉर्नी जनरल इन मेंटेनिंग द बैलेंस बिटवीन द लीगल एडवाइस एंड द पॉलिटिकल लॉयल्टी। ये इसका मॉडल आंसर है। ठीक है, सो ये रही बात। और भी क्वेश्चंस, ये थीम है दोस्तों, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी से क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि ये था, जैसे कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, कैग। यूपीएससी क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है आपकी। ठीक है, ये कैग के ऊपर 2016 में, 18 में, 24 में क्वेश्चन आ चुके हैं, इससे रिपीटेड क्वेश्चंस आए हुए हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत अलग है इसका डिमेंशन ना। ये देखते हैं, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट हैज टू एड्रेस द चैलेंजेस फेस्ड बाय चिल्ड्रन इन द डिजिटल एरा, एग्जामिन द एग्जिस्टिंग पॉलिसीज एंड सजेस्ट मेजर्स ऑफ द कमीशन कैन इनेट। तो आपको जो ये है एनसीपीसीआर, ठीक है, एनसीपीसीआर ये क्या है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, स्टैट्यूटरी बॉडी है। अब मैं आपको दिखाऊंगा योर आई ओपनर कंटेंट। ठीक है, स्टैट्यूटरी बॉडी है ये। यस, ये पहली बार पूछा है, लेकिन जो थीम है स्टैट्यूटरी बॉडी से, क्या पहली बार है? नहीं, बहुत क्वेश्चंस पूछे गए हैं स्टैट्यूटरी बॉडी से। इस थीम से आपको बस ये बताना है कि ये जो है वो चैलेंजेस फेस क्या कर रही है, डिजिटल एरा में, व्हाट दिस थिंग, एंड देन एग्जिस्टिंग पॉलिसीज क्या हैं, और सजेस्ट करिए इसको टैकल करने की के लिए इनिशिएटिव। 15 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, सो अब यहां देखिए, अब मैं दिखा रहा हूं ये वाली बुक। ये बुक है गवर्नेंस की, लक्ष्मीकांत की। ठीक है, ये है वो किताब जहां से अब क्वेश्चंस आना शुरू हो रहे हैं। इसमें बात हो रही है स्टैट्यूटरी, और इसमें बात होगी रेगुलेटरी बॉडीज की भी। फॉर एग्जांपल देखिएगा, यहां पे लिखा हुआ है नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। ओके, आया है क्वेश्चन, राइट। नेशनल, आपको कंटेंट यहां से इसका मिल जाएगा। ठीक है, मैं आपको एक और चीज दिखा रहा हूं। ये है वो किताब एम लक्ष्मीकांत गवर्नेंस की, आप जाके परचेज कर सकते हैं इसको। बहुत अच्छी किताब है फॉर योर मेंस ओरिएंटेड, स्पेसिफिकली जब हम सोशल जस्टिस, गवर्नेंस और पॉलिटी का कुछ पार्ट जो है वो बहुत अच्छे से निकल आएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन दिखाता हूं। ये देखिए, 2022 में दे आस्क्ड अबाउट द नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस। ठीक है, पहले ये स्टैट्यूटरी बॉडी थी, अब कॉन्स्टिट्यूशनल हो गई है। ठीक है, ये देखिए यहां पे दिया हुआ है नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। ठीक है, ये एडिशन पुराना है तो थोड़ा सा, क्योंकि ये स्टैट्यूटरी में आया है, कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं गया है। तो आप देखो यहां पे दिया हुआ है, ठीक है, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, और ऑलरेडी आया हुआ है नेशनल कमीशन ऑफ फॉर वुमेन के ऊपर भी क्वेश्चंस आए हुए हैं इसी में। ठीक है, माइनॉरिटी पे नहीं आए हैं, डिसेबल पर्सन पे नहीं आए हैं।
यहां पे देखो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया पे क्वेश्चन आ चुके हैं। क्या कहां से आए हैं मैं आपको दिखा देता हूं अभी। ये देखिए रोल ऑफ सीसीआई 2023 में आया है। सीसीआई का क्या रोल है, एंड देन अब्यूज ऑफ डोमिनेट पोजीशन बाय द मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन इन इंडिया। तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, ह्यूमन राइट कमीशन, एनसीएससी, ह्यूमन राइट इंस्टीट्यूशन, ये क्या है, ये सारे के सारे इसमें दिए हुए हैं। ठीक है, ऑलरेडी क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं रेगुलेटरी बॉडीज में भी, यहां से भी स्टैट्यूटरी बॉडीज में भी, और ऊपर नेक्स्ट पेज पे इसके था कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। आप जाइए डिटेल में पढ़िए, आपको कंटेंट मिल जाएगा, और कुछ चीजें जो है वो करंट अफेयर से उठानी पड़ेंगी आपको। ठीक है, क्लियर हो गया आपको। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट बात कर रहा है एग्जामिन द पैटर्न ऑफ सेंटर स्टेट फाइनेंशियल रिलेशन इन द कंटेक्स्ट ऑफ प्लान्ड डेवलपमेंट इन इंडिया। ठीक है, आपको पैटर्न फाइंड करना है फाइनेंशियल रिलेशन का इन कंटेक्स्ट ऑफ प्लान्ड डेवलपमेंट इन इंडिया। हाउ फार रीसेंट रिफॉर्म इंपैक्टेड द फिजिकल फेडरलिज्म। ओके, तो यहां पे कीवर्ड आपको पता चल गया, फिजिकल फेडरलिज्म। ओके, और आपको इसी से रिगार्डिंग आपको सेंटर और स्टेट के फाइनेंशियल रिलेशन के बारे में बात करनी है, और क्या डेवलपमेंट प्लान की गई थी इन दोनों को स्ट्रेंथन करने के लिए सेंटर और स्टेट को। जैसे जीएसटी हो गया, स्टेट फाइनेंसेस कमीशन हो गए, ठीक है, डिवोल्यूशंस हो गए, फंड्स के ग्रांट हो गए जो स्टेट्स को हम लोग देते हैं। ऑलराइट, सो इज दिस अ न्यू टॉपिक? नो। 3 times यूपीएससी हैज आस्क्ड इन 2021, ठीक है, 2024. You will see here Finance Commission and Fiscal Federalism they have asked, and then Center State Relationship they have asked. कैसे पूछे हैं ध्यान से देखिएगा। Have the recommendation of 14th Finance Commission India enable the state to improve fiscal position? This have asked already. ठीक है, ये देखिए कंटेंट रेडी रहेगा आपका तो हो जाएगा। ये फिजिकल फेडरलिज्म जो है वो आपको हमारे नोट्स से मिल जाएंगी। ये सारी फेडरलिज्म हैव डिफरेंट टाइप्स, एसिमेट्रिक, सिमेट्रिक फेडरलिज्म, देन उसके बाद कोऑपरेटिव, कॉम्पिटिटिव, देयर आर मेनी मोर क्वेश्चंस रिलेटेड टू इट। ठीक है, और कोऑपरेटिव बेस्ड फेडरलिज्म, फेडरलिज्म क्या होता है, तो काफी सारे इसके एंगल हैं। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया ना कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। अब हम लोग शुरू करते हैं सोशल गवर्नेंस एंड सोशल जस्टिस। देखिए गवर्नेंस इस किताब से आपको पढ़नी है। ठीक है, इस किताब में आपको अच्छा खासा कंटेंट मिल जाएगा। उसके बाद आपको योजना मैगजीन पढ़नी है। ठीक है, योजना में सेलेक्टेड टॉपिक्स। ये योजना मैगजीन आपके जीएस पेपर 3 में भी काम आ जाएगा और जीएस पेपर 1 में भी काम आ जाएगा। इस बार के योजना मैगजीन में इंडियाज वॉर अगेंस्ट टेररिज्म जो जुलाई वाली एडिशन थी वो दिया हुआ है। देन पद्मा अवार्ड्स के बारे में दिया है जो कि हमारे GS2 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्री में अवार्ड से क्वेश्चन आ चुके हैं। देन उसके बाद फ्रीडम ऑफ गुड हेल्थ, देन स्टील रिजॉल्व एंड ऑल। तो 2-3 टॉपिक मिल सकते हैं, ये अच्छा है योजना। ठीक है, और प्लस हमारा करंट अफेयर, तो जो MAGP प्रोग्राम है उसमें हमारा करंट अफेयर का सेशन चलता है, आप जोड़ सकते हैं उससे। अब क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कुछ क्वेश्चन जो थे मुझे थोड़े से ट्रिकी लगे थे, मैं आपको बता देता हूं। पहला क्वेश्चन आता है, एक तो ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट हैव बिल्ट इन बायस टुवर्ड्स टेक्नोलॉजी। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। जो टेक बैकग्राउंड के होंगे उनको पता होगा ये चीज कि ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट हैव अ बिल्ट इन बायस टुवर्ड्स टेक्नोलॉजी एंड बैक एंड इंटीग्रेशन देन यूजर सेंट्रिक डिजाइन। कहते हैं ना कि जो टेक्नोलॉजी बन रही है वो शायद डेटा उनका बायस हो सकता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यूएस में कोई टेक्नोलॉजी बन रही है वो सिर्फ गोरों के लिए है, ठीक है, लेकिन वो अप्लाई हो रही है अफ्रीका में, तो वो पहले से ही टेक्नोलॉजी में बायसनेस है, तो वो गोरों वाला ही ट्रेड पकड़ेगी, वो सांवले या ब्लैक वाला ट्रेड नहीं पकड़ेगी। इसीलिए वो यूजर सेंट्रिक डिजाइन नहीं है। आप चाह रहे हैं कि वो सारी चीजें यहां पर लागू हो जाएं, कैसे होगा? ठीक है, तो इसी तरीके की चीजें ये क्वेश्चन बोल रहा है। ई गवर्नेंस के प्रोजेक्ट जो हैं वो होने चाहिए यूजर सेंट्रिक डिजाइन, न कि होने चाहिए बिल्ट इन बायस, मतलब उनको बनाने में ही कोई बायसनेस नहीं नजर आएगी। मान लीजिए कोई ऐसा डेटा बन रहा है जो कि बायसनेस है पेट्रियार्की पे, ठीक है, आप उससे कोई सर्च पूछेंगे, रिजल्ट पूछेंगे, तो वो हमेशा पेट्रियार्की वाला जवाब देगा क्योंकि वो बना ही बायस्ड डेटा पे है। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, तो यही पूछ रहा है। अब देखिए लिस्ट है पूरी, ये 2019 तक मैंने लिया है। बहुत क्वेश्चंस पूछेगा। ई गवर्नेंस इज अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस, आप जाके देख लीजिएगा, लिस्ट है पूरी। और ये टॉपिक है ई गवर्नेंस का, क्या है? ICT, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। कैसे आप डिजिटली आप
सुशासन कर रहे हैं, गवर्नेंस कर रहे हैं, ये सारे क्वेश्चंस आए हैं 2023 में। दे टॉक्ड अबाउट सिटीजन सेंट्रिक डिलीवरी क्या होगी, इंटरैक्टिव सर्विस मॉडल क्या होता है, लिमिटेशंस क्या हैं गवर्नेंस के, डिजिटल डिवाइड पूछा है, चैलेंजेस पूछे गए हैं यहाँ पे, ठीक है। प्रोजेक्ट दैट हैज बिल्ट इन, ये तो इस साल पूछा गया है। फिर ई गवर्नेंस एज ए क्रिटिकल टूल ऑफ गवर्नेंस हैज अश्योर्ड इफेक्टिवनेस एंड ट्रांसपेरेंसी, व्हाट इनएडिक्वेसीज हैम्पर द एनहांसमेंट ऑफ दीज फीचर, चैलेंजेस बताने इस फीचर के, ठीक है, क्या क्या चैलेंजेस हैं, कैसे उसको एड्रेस कर सकते हैं ई गवर्नेंस के, ठीक है। देन इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, रूरल एरिया में डिजिटल लिटरेसी है, तो भाई आप बताइए सोशो इकोनॉमिक कैसे डेवलप किया जा सकता है उसको, ओके। सो दीज आर द फ्यू आते हैं क्वेश्चन और बने हुए हैं। मैं आपको कंटेंट दे दूंगा इस वाले किताब में। ई गवर्नेंस का पूरा चैप्टर है, पूरा चैप्टर है ई गवर्नेंस के ऊपर, सिटीजन चार्टर के ऊपर, गुड गवर्नेंस के ऊपर, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के ऊपर, इस किताब में आपको मिल जाएगा, ठीक, कंटेंट प्लस वैल्यू एड योर करंट अफेयर्स और पीवाईक्यू के बेसिस पे, ठीक है गाइज। ये मैंने पढ़ाया हुआ है, ये देखिए 4 मॉडल ई गवर्नेंस के, G2G, G2E, G2C, G2B, ठीक है। G2 क्या है, G2 ये वाला G2 नहीं है, ये है G गवर्नेंस टू एम्प्लॉय, गवर्नेंस टू बिजनेस, गवर्नेंस टू गवर्नेंस, ठीक है, गवर्नेंस टू एम्प्लॉय, देन गवर्नेंस टू सिटीजन, ठीक है। ये 4 मॉडल हैं, ये 2008 की जिक्र किया गया, सेकंड ARC रिपोर्ट में इसका जिक्र किया गया था, ठीक है। ये सब दिया हुआ है इस किताब में, ठीक है। ये मैं लेक्चर ले रहा था गवर्नेंस का अपने मेंस वाले रेडी प्रोग्राम में, एंड देन इट केम, ठीक है। सो दूसरा क्वेश्चन, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन, CSO ऑफन परसीव्ड एज एन एंटी स्टेट एक्टर देन द नॉन स्टेट एक्टर, ठीक। एंड नॉन स्टेट एक्टर्स क्या होते हैं, जो डिजिटल मीडिया आपके DM, ठीक है, यूट्यूब पे अगर आप प्रमोट कर रहे हैं, आप मीडिया भी एक तरीके से हो गई थोड़ी सी नॉन स्टेट एक्टर, ठीक है। काइंड ऑफ कोई ग्रुप हो गया, प्रेशर ग्रुप टाइप का इस हो गया, ठीक है। तो ये लोग हैं। लेकिन एंटी स्टेट हो गया कि भाई नेगेटिव जा रहा है ये, मतलब कि देश विद्रोही टाइप्स के, इस टाइप का ये हो गया। तो ये कहा जा रहा है कि सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन ऑफन परसीव्ड एज, तो आपको केस लॉज बताने पड़ेंगे यहाँ पे, ठीक है। देखो डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन सिविल सोसाइटी के ऊपर क्वेश्चन जरूर आया है। सिविल सोसाइटी ग्रास रूट लेवल की डेमोक्रेसी में हेल्प करती है, बॉटम अप अप्रोच हेल्प करती है। जैसे 2021 में, 2023 में इन्होंने बात की थी कि कैन सिविल सोसाइटी एंड NGO एन ऑल्टरनेटिव मॉडल ऑफ पब्लिक सर्विस डिलीवरी डिस्कस द चैलेंजेस ऑफ द ऑल्टरनेटिव मॉडल। फिर 2023 में पूछा था कंट्रीब्यूशन क्या होता है सिविल सोसाइटी ग्रुप का फॉर अफेक्टिव वुमेन्स अफेक्टिव एंड मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन इन रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है। तो क्वेश्चन के तरीके को बस चेंज किया हुआ है, यानी कि यहां पर एंटी स्टेट एक्टर और नॉन स्टेट एक्टर, ये दोनों अगर आपको पता हो तो आप क्वेश्चन इजीली लिख सकते हैं, और ऑब्वियसली आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। इसका कंटेंट हम आपको हमारे पास आपको मिल जाएगा और करंट अफेयर से भी निकल जा सकता है, ठीक है। बेसिक चीजें आपको इस किताब से पता चल सकती हैं, इनफैक्ट आपके लक्ष्मीकांत जो आप पढ़ते हैं उसके लिए भी पता चल सकती हैं। ये देखिए मैंने प्रेशर ग्रुप के बारे में पढ़ाया था, आगे आपका ये है प्रेशर ग्रुप। व्हाट आर इन्वायरमेंटल प्रेशर ग्रुप, ये क्वेश्चन नंबर 15 है, 15 मार्कर का। डिस्कस देयर रोल इन रेजिंग अवेयरनेस, इन्फ्लुएंसिंग पॉलिसीज एंड एडवोकेटिंग इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, ये मैंने पढ़ाया था अभी रिसेंटली 2013 से लेकर 2021 में। प्रेशर ग्रुप एक थीम है, यूपीएससी ने पूछा है, इन्फ्लुएंस ऑफ प्रेशर ग्रुप, इन्फ्लुएंस ऑफ फार्मर्स मूवमेंट ऑन पॉलिसी मेकिंग, ये डिटेल में मैंने बताया था, ठीक है। इन्वायरमेंटल प्रेशर ग्रुप एक नया थीम है, बाकी प्रेशर ग्रुप निकल गया, फार्मर्स है, पॉलिटिकल है, स्टूडेंट है, सोशल है, काफ़ी सारी चीज़ें, जैसे अग्रेरियन है, स्टूडेंट, ये सब मैंने पढ़ाया था कि कौन कौन से होते हैं। जैसे अग्रेरियन में ऑल इंडिया किसान सभा, भारतीय किसान यूनियन, क्षेत्रीय संगठन, ठीक है। फिर यहाँ पे ट्रेड यूनियन में आपका भारतीय मजदूर संघ जो है, ये प्रेशर ग्रुप्स हैं। ये सब मैंने हमारे मेंस गाइडेंस प्रोग्राम के लेक्चर से हमने पढ़ाया हुआ था, ठीक। तो इसका आंसर भी आपको हमारे पास ही मिल जाएगा और इसमें भी दिया हुआ है, प्रेशर ग्रुप्स आपके लक्ष्मीकांत किताब में दिए हुए हैं, ठीक है। ये हो गया। अब ये क्वेश्चन देखते हैं, ये एनवायरनमेंट का, ये ऑलरेडी मैंने बार बार कहा था कि एनवायरनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट थीम है यूपीएससी जीएस पेपर 2 में, ठीक है। ये देखिए, ये 1 महीने पहले यूट्यूब पे मैंने सेशन लिया था, 857 व्यूज गए हैं जिसके, और ये मैंने हर जगह एनवायरनमेंट लिखा हुआ है। गवर्नेंस में 2 बार क्वेश्चन आया हुआ है एनवायरनमेंट के ऊपर,
मैंने यहां पर भी प्रेडिक्ट किया था कि प्लीज इसको पढ़ के जाना और कनेक्ट करना इसको प्रेशर ग्रुप, सिविल सोसाइटी से एनवायरनमेंट को, ठीक है। और ये क्वेश्चन आ गया, एनवायरमेंटल गवर्नेंस और एनवायरमेंटल गवर्नेंस एनजीओ का क्या रोल है। यहां पे बस चेंज क्या किया है, एनजीओ पूछा है, रोल ऑफ एनजीओ इन एनवायरमेंटल गवर्नेंस, वहां पर क्या पूछा है, प्रेशर ग्रुप पूछा है, ठीक है। सो ऐसे क्वेश्चंस अगर आप पढ़ेंगे तो देखिए एग्जाम में जरूर आपका अच्छे मार्क्स आएंगे। विमेन सोशल कैपिटल कॉम्प्लीमेंट्स इन एडवांसिंग एम्पावरमेंट एंड जेंडर इक्विटी एक्सप्लेन, ठीक है। जेंडर इक्विटी की जब बात हो रही है विच मीन्स की मोर देन इक्वालिटी, कि एससी को एससी मतलब कि जनरल वाला जो नियम है वो एससी पे ना लागू हो, एससी वाला जो नियम है वो एसटी पे ना लागू हो, सबके लिए एक अपना अलग नियम होना चाहिए। इक्विटी के बारे में बात हो रही है। इश्यूज रिलेटिंग टू डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ सोशल सेक्टर, ये हमारा सोशल जस्टिस का एक क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। जब हमारा सोशल कैपिटल के बारे में बात हो रही है तो हमारे जीएस पेपर 2 के सोशल जस्टिस में ह्यूमन कैपिटल भी है, कि आदमी की जो क्षमता है, स्किल, नॉलेज और ये सारी चीजें हैं, ठीक है, रैशनल। तो ह्यूमन कैपिटल से तो क्वेश्चन आया था, सोशल कैपिटल से पहली बार क्वेश्चन आया है, तो ये एक अच्छा क्वेश्चन दिख रहा है। अगर किसी को नहीं पता होगा तो शायद डिफिकल्ट होगा आंसर लिखने में। अदरवाइज वुमेन सोशल कैपिटल कॉम्प्लीमेंट्स, वुमेन का सोशल कैपिटल क्या है कि अगर मान लो सेल्फ हेल्प ग्रुप है तो उससे 10 लोगों से बात होगी तो उनका नेटवर्क बढ़ेगा, तो वो कॉम्प्लीमेंट करेगा, एम्पावर करेगा और उनको जेंडर इक्विटी देगा। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप के ऊपर मेनी क्वेश्चंस केम। दिस वाज द क्वेश्चन ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप, प्रेशर ग्रुप तो नहीं कह, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन, आंगनवाड़ी जो वुमेन है, कुटुंबश्री मॉडल है, ठीक है, लाडली सखी कुछ करके एक था, ठीक है। तो इन लोगों के ऊपर ये क्वेश्चन जा रहा है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा, विमेन 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 सेल्फ हेल्प ग्रुप, और सर्च करिएगा आप वो NRLM, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, आजीविका, आपको क्लियर हो जाएगा। इसमें दिया हुआ है इस वाली किताब में, ठीक है, वो सारे फ्लैगशिप स्कीम। ये क्वेश्चन जो था वो मुझे लगा कि थोड़ा सा चैलेंजिंग था, ये मतलब एग्जाम हॉल में इस क्वेश्चन को डिकोड करना थोड़ा सा चैलेंजिंग था, जो मुझे भी लगा था। और वो क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं क्या है। द कंटेम्प्रेरी डेवलपमेंट मॉडल decision making and problem solving responsibilities are not located close to source of information and execution defeating the objective of development critically evaluate। मुझे इस क्वेश्चन को 3 बार पढ़ना पड़ा था। अगर कोई भी आपसे कह रहा है आसान है तो है नहीं आसान क्वेश्चन, क्योंकि एक फ्लो होता है ना, एक फ्लो में आप क्वेश्चन देखते गए और अचानक से आपको ऐसा क्वेश्चन मिला जो कि एक एथिक्स वाला था, डिकोड करना था। तो ये क्वेश्चन में एक्चुअली हमें थोड़ा सा, ये गवर्नेंस का क्वेश्चन है, तो क्या होता है कंटेम्प्रेरी डेवलपमेंट मॉडल। कंटेम्प्रेरी डेवलपमेंट मॉडल हमारा होता है एक तरीके से जो बॉटम अप अप्रोच होती है, बॉटम अप, जहां पर बहुत सारे नियम कानून होते हैं, रूल्स, स्ट्रिक्टनेस, ठीक है, जो कि सेंट्रल ड्रिवन प्रोग्राम होता है, सेंट्रल ड्रिवन प्रोग्राम, कंटेम्प्रेरी डेवलपमेंटल मॉडल, ठीक है, जहां पर डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है, प्रॉब्लम सॉल्विंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर नॉट लोकेटेड क्लोज टू सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है। सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन मान लीजिए कि यहां पर लास्ट मैन स्टैंडिंग इन द इंडियन विलेज, उसके पास प्रॉब्लम है पानी की, रोटी की, कपड़ा का, मकान का, एम्प्लॉयमेंट का, ये सब प्रॉब्लम है, ठीक है, ये सब उसके पास प्रॉब्लम है। लेकिन जो टॉप डाउन अप्रोच है, सेंटर से जो अप्रोच जा रही है, वो इस व्यक्ति के पास नहीं जा पा रही है, ठीक है। तो पता ही नहीं चल पा रहा पॉलिसी कैसे बनाएं, कैसे क्रिएट करें, ठीक है। तो ये बता रहा है, तो आप बताइए डिफीटिंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है, तो क्या है, यानी कि इसका सॉल्यूशन लोकल बॉडीज होगा, ठीक है, सेल्फ हेल्प ग्रुप होगा, एनजीओज होंगे, प्रेशर ग्रुप्स होंगे, जो कि हमें ग्रास रूट यानी कि बॉटम अप लेकर जाने हैं। यही क्वेश्चन बात कर रहा था ये, ठीक है। ये देखिए यहां पे लिखा हुआ है, व्हाट एग्जामिनर्स वांट्स, दे वांट यू टू क्रिटिकली इवैल्यूएट बोथ साइड्स, व्हाई सेंट्रल डिसीजन मेकिंग वीकन्स द डेवलपमेंट, whether decentralization like panchayat, municipality, local government solve this problem or not। okay, so guys, लगभग ये जो आप देख रहे हो, अब तक यूपीएससी ने इसी थीम के ऊपर क्वेश्चन पूछा है। अगर हम बात करें तो ये गवर्नेंस का सेक्शन है, ई गवर्नेंस से तो क्वेश्चन पूछा ही पूछा है, देखिए यहाँ पे ई गवर्नेंस से क्वेश्चन पूछा है, फिर इसका सोशल अकाउंटेबिलिटी एंड पीपल्स पार्टिसिपेशन से क्वेश्चन पूछा है, सेक्टोरल रेगुलेटरी बॉडी, ठीक है, यहां से क्वेश्चन आया हुआ है, ट्रांसपेरेंसी डेवलपमेंटल प्रोसेस से क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, एंड देन कॉन्स्टिट्यूशनल, स्टैट्यूटरी एंड रेगुलेटरी बॉडी से क्वेश्चन आया हुआ है, वो एनसीपीसीआर वाला, ठीक है।
अपनी थीम पे मेंटेन किया था और मैंने ये थीम यूट्यूब पे, टेलीग्राम पे, हर जगह अपने मोबाइल ऐप पे पब्लिश कर दी थी कि भाई तुम लोग कर लो, ठीक है, इस थीम के ऊपर। लेकिन अब जिसने भी किया होगा उसको समझ में आ गया होगा, ठीक है। सेम यहाँ पे वो भी था सोशल जस्टिस में। इस बार इन लोगों ने यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा है, डेमोग्राफिक से, स्किल से, पावर्टी हंगर से, इश्यूज रिलेटेड टू एजुकेशन, वेलफेयर, इस बार क्वेश्चन नहीं पूछा है। लेकिन दैट डजंट मीन कि क्वेश्चन नहीं पूछेगा। यही एक फर्क होता है। अगर मेंटोर, एक पेपर के बेस पे हम अपनी जर्नी नहीं तय कर सकते। हमें 12, 15, 20 साल के क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करना पड़ेगा, एग्जामिनर के माइंडसेट को समझना पड़ेगा, करंट अफेयर से उसको लिंक करना पड़ेगा और स्टार्ट कर देना पड़ेगा, ठीक है। सो लेट अस गेट स्टार्टेड। आई होप कि आपको एक क्लैरिटी मिल गई होगी कि मुझे पढ़ना क्या है, क्या करना है। ये जो प्रोग्राम है इसमें आप कर सकते हैं ज्वाइन, ठीक है। एनीथिंग कमेंट करके बताइएगा कैसा लगी क्लास, और नेक्स्ट कौन से सब्जेक्ट के ऊपर हम डिटेल एनालिसिस करें वो भी कमेंट करके बताइएगा। इंटरनेशनल रिलेशन का पॉइंट पेंडिंग रहता है, उसको हम अलग से करेंगे, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ एक पॉलिटी, और जो कि ये किताब में है ना, ये सारी चीजें IR का हम लोग अलग से करेंगे और उसमें भी डिटेल एनालिसिस होगी। आई होप चीजें आपको समझ में आ गई होगी। थैंक यू सो मच। जय हिंद।